हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं प्लीज़ बताएं एंड हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? सो लेट्स स्टार्ट अवर डे with an analysis of the Hindu editorial and discuss it together. So first article is related to Ladakh, and the first point regarding this article is the center decision to create 5 new districts in Ladakh has reopened the debate over political representation as well constitutional safeguard in the region. तो जो सेंटर का डिसीज़न आया है कि वो फिर से मतलब क्रिएट करेंगे 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख, जिसने फिर से रिवाइव कर दिया है या रीओपन कर दिया है डिबेट ओवर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इन द रीजन. And the next, while the government sees administrative decentralization as a solution, जबकि जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा लगता है अगर हम ये करेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे वो एक सल्यूशन है, बट जो मैनली लद्दाखीज़ है वो बिलीव करते हैं अगर आप गवर्नेंस रिफॉर्म करते हैं केवल वो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये एक डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है. And the new districts are Nubra, Changtang, Sham, Janskar and Dras are being projected as an effort to improve access to administration in remote area. तो इन डिस्ट्रिक्ट को क्यों क्रिएट किया जा रहा है कि ये एफर्ट है, ये इम्प्रूव करेगा एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेशन इन रिमोट एरियाज़. तो वो न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन है जो क्रिएट की जाएंगे? नुब्रा, चांगतांग, शाम, जंस्कर एंड द्रास. कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिबेट. सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है वो केवल इम्प्रूव कर सकती है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को, बट वो कैन नॉट मेक लॉ ऑन लैंड, जॉब्स, इकोलॉजी, कल्चर और रिसोर्स मैनेजमेंट. सेकेंड पॉइंट, मैनी रीजनल ग्रुप्स आर्ग्यू दैट, जो जो लद्दाख में बहुत से रीजनल ग्रुप्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि लद्दाख को रिक्वायर्ड है स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, ज़्यादा देन आप केवल ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंशन करें. एंड द थर्ड पॉइंट इज जो डिमांड है फॉर 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन अंडर लेजिस्लेचर रिमेन सेंट्रल टू लोकल मूवमेंट इन लद्दाख. जो मेन डिमांड है, जो सेंट्रल ऑफ द पॉइंट है वो ये है कि जो लद्दाख को है उसको 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन के अंदर लाइए. And the next point is why Ladakh wants greater safeguard. So first point regarding this, resident fear that rapid development project could affect traditional land rights, grazing areas and ecological balance. तो जो रेसिडेंट है वहाँ के, उनका ये फियर है या डर है कि जो लगातार रैपिड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लद्दाख में किए जा रहे हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिशनल लैंड राइट को, ग्रेजिंग एरियाज़ को और इकोलॉजिकल बैलेंस को. सेकेंड पॉइंट, जो लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है लद्दाख में वो लगातार इंक्रीज़ कर रहा है कंसर्न ओवर लोकल कंसेंट के लिए कि जो आप प्रोजेक्ट यहाँ कर रहे हैं क्या लोकल लोगों का कंसेंट लिया जा रहा है और क्या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है. और थर्ड पॉइंट, जो पीपल हैं इन दिस रीजन वो चाहते हैं एक बिगर से इन डिसीजन रिलेटेड, मतलब उनकी भी अथॉरिटी ली जाए, उनका भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए इन डिसीजन रिलेटेड टू टूरिज़म, माइनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड cultural preservation. And the next point is northeast comparison. So article points out, जो आर्टिकल है वो पॉइंट आउट करता है कि जो several strategically sensitive border है जैसे हमारा नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, received statehood despite small population. तो इसमें मेनली ये कहा जा रहा है कि जो ये जितने भी बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट्स हैं, मेनली नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स, तो इन सबको आपने स्टेटहुड स्टेटस प्रोवाइड कर रखा है, बट जो लद्दाख है उसको आपने अभी भी यूनियन टेरिटरीज़ के अंडर कर रखा है. तो ये भी लगातार एक डिमांड बढ़ रही है कि लद्दाख को आप स्टेटहुड प्रोवाइड कीजिए. एंड द सेकेंड पॉइंट क्या है, ये आर्ग्यू करता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी और स्पार्स पॉपुलेशन है वन नेवर कंसीडर्ड बैरियर्स टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इन दोज रीजन. तो ये आर्ग्यू कर रहा है कि जो आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्पार्स पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन एक जगह नहीं रहती, कहीं कुछ अमाउंट किसी रीजन में है, कुछ किसी रीजन में है, तो इसको बोलते हैं स्पार्स पॉपुलेशन. तो आपने इसको कभी भी कंसीडर नहीं किया एज अ बैरियर टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इन दोस रीजन. एंड थर्ड रीज़न क्या है, जो कंपैरिजन है उसको यूज़ किया गया है टू क्वेश्चन वाई लद्दाख डिमांड आर बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली टुडे. मतलब आप हमारी डिमांड को डिफरेंटली क्यों ट्रीट कर रहे हैं? हम भी तो कह रहे हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड स्टेटस प्रोवाइड कीजिए, बट आप नहीं कर रहे हैं. एंड द लास्ट, करंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. Since becoming a union territory in 2019 after the removal of Article 370,
Ladakh has seen repeated demands for constitutional protection and democratic representation. तो जब से इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है इन 2019 आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 जो कश्मीर में लगा हुआ था, लद्दाख उसकी लगातार रिपीटेड डिमांड यही है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाए। सेकंड, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और लोकल लीडर हैं वो लगातार कंटिन्यू पुश कर रहे हैं फॉर सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी, इन्वायरमेंट एंड ट्राइबल राइट्स को। थर्ड, जो इशू है वो अभी भी बना हुआ है पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज जो लद्दाख है वो तो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है एज वेल इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल भी है। Quick facts about Ladakh. Ladakh became a separate union territory on 31st October 2019 after the reorganization of Jammu and Kashmir. तो लद्दाख बना था एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी ऑन 31st अक्टूबर 2019 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख की कैपिटल क्या ले जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है अलॉन्ग विद कारगिल। नोन एज द लैंड ऑफ हाई पासेस, तो लद्दाख को क्या और कैसे जाना जाता है, लैंड ऑफ हाई पासेस ड्यू टू इट्स माउंटेनियस टेरेन। थर्ड, जो लद्दाख है वो शेयर करता है बॉर्डर विद चाइना, तिब्बत एंड पाकिस्तान जो इसको और भी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट बनाता है फॉर इंडिया। जो रीजन है वो फेमस है फॉर इट्स यूनिक बुद्धिस्ट कल्चर, मोनेस्ट्रीज एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस। सोशल इम्पॉर्टेंस क्या है लद्दाख की, जो होम है वो डाइवर्स कम्युनिटीज़ including Buddhist, Muslim and several tribal groups. Rich है cultural heritage with famous festival like Hamis festival and traditional folk practices. And third, जो play करता है important role in preserving Himalayan ecology और indigenous lifestyle. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, जो टूरिज़्म है वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम की लद्दाख में, स्पेशली एडवेंचर एंड इको टूरिज़्म। एंड द सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशली सोलर एंड विंड पावर पोटेंशियल। एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री एंड पश्मीना वूल प्रोडक्शन सपोर्ट करता है लोकल लाइवलीहुड्स को। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन इज ऑल्सो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रोड्स, infrastructure and defense related development. And the next article is related to ASEAN Productivity Organization. So important highlights regarding this article. So first, India is hosting the 68th governing body meeting of the ASEAN Productivity Organization at Bharat Mandapam, New Delhi. तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है 68th गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो जो APO है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन वो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस एशिया पैसिफिक कंट्रीज़। एंड जो थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था इन 1961 में। इसका जो हेडक्वार्टर्ड है इन टोक्यो, जापान। सेकेंड, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द APO। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, APO वर्क करता है टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी शेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी कॉपरेशन एमंग मेंबर नेशन। सेकेंड, ये इम्प्रूव करता है इनोवेशन लेड ग्रोथ को, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सपोर्ट करता है कैपेसिटी बिल्डिंग को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रीन प्रोडक्टिविटी इनिशिएटिव्स। Membership and structure. APO currently include 21 members economics from the Asia Pacific region with India being one of the founding member. तो जो APO है इसमें कितने टोटल मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, 21 मेंबर इकॉनमीज़ हैं फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर्स है। सेकेंड, जो मेंबरशिप है वो ओपन टू है कंट्रीज़ उन लोगों से जो एसोसिएटेड हैं विद द UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। थर्ड, जो मेंबर नेशन है वो कॉपरेट करते हैं थ्रू नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। इंडियाज़ रोल इन इंडिया, जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है वो एक्ट करता है एज अ डेजिग्नेटेड नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो इसको होस्ट कर रहा है APO मीटिंग, जो हाईलाइट करता है इंडिया का ग्रोइंग रोल इन रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी ड्रिवन डेवलपमेंट। जो इवेंट है उसको देखा भी जा रहा है एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया जो स्ट्रेंथन करेगा पार्टनरशिप इन इनोवेशन, ट्रेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। एंड द लास्ट इज़ वाई इट मैटर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट है
वो कंसीडर किया जाता है इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, इन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तो जो APO इनिशिएटिव है वो हेल्प करता है कंट्रीज़ को अडॉप्ट बेटर टेक्नोलॉजीज़, इम्प्रूव वर्कफोर्स स्किल एंड इंक्रीज़ करती है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को। एंड थर्ड, डिस्कशन एट द मीटिंग आर एक्सपेक्टेड टू फोकस, जो मीटिंग में जो डिस्कशन होगा मेनली किस पे फोकस होगा, ऑन डिजिटल इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रीज इन एशिया पैसिफिक नेशंस।